हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, आज ये ओवरऑल 11वां प्रैक्टिस सेट होगा जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करेंगे। और ये देखा जाए तो बुक से चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे पर जाइए, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसको जो है आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे हिंदी का। पहला प्रश्न है, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। ठीक है, ओष्ठ वर्ण, तो ओष्ठ वर्ण क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण होता है ओठों के द्वारा अथवा ओठों की मदद से किया जाता है, उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा वर्ण है, तो वो है सी ऑप्शन, पा वर्ग। पा फा बा भा मा, और इसके अलावा पा फा बा भा दिया गया है और माँ भी जोड़ लीजिए इसमें, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों भी क्या है, ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करेंगे तो ये शब्द को कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा शब्द। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो क्या है, वो धन है। ठीक है, ध्वनि है, लेकिन ध्वनियों के शब्द से मेल, ध्वनियों के मेल से जो है क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। लेकिन ठीक है, ध्वनियों के मेल से क्या बनते हैं, ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ठीक है, ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, जैसे छोटा आ, का, पा, ता, ये सभी हो गई, ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जान सकते हैं कि शब्द जो है भाषा की सार्थक इकाई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है। अर्धविराम चिन्ह की बात करेंगे तो ये कहाँ लगाया जाता है, तो अर्धविराम चिन्ह को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो अर्धविराम चिन्ह जो होता है ऊपर एक डॉट होता है, नीचे कामा लगा होता है, इसको कहते हैं अर्धविराम चिन्ह। ठीक है, ये कहाँ पर कहाँ पर लगता है, तो ये जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुका जाता है, वहाँ पे अर्धविराम लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। अब इनमें से बताना है कि दोनों में क्या शुद्ध है। आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं दोनों। पहला ऑप्शन है द्वितीय वाक्य पूर्णतः शुद्ध है और प्रथम वाक्य अशुद्ध है, या दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं, या प्रथम वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, द्वितीय वाक्य अशुद्ध है, या दोनों ही वाक्य पूर्णतः शुद्ध है। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, दोनों ही वाक्य क्या है, अशुद्ध हैं। ठीक है, दोनों ही वाक्य इसको अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले में तो क्या अशुद्धि है, हमको हमारे पूजनीय, जो पूजनीय लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए पूजनीय में जा पूरा होना चाहिए पूजनीय। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है सही रूप से, ये इसका लिखा है, महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। बाकी दूसरे में उसे मृत्युदंड की सजा, जब मृत्युदंड हो गया तो फिर सजा नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, उसे मृत्युदंड, ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पे दिया जाना चाहिए था, जैसे दिया जाना चाहिए था, तो ये शुद्ध रूप से इसका ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों वाक्य क्या हैं, अशुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित वाक्य को शुद्ध करना। ठीक है, महात्म्य जो लिखा है ये गलत लिखा है, इसका सही रूप से क्या है, आंसर बताइए। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है या बी वाला सही है या फिर सी वाला या फिर डी वाला, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय जो है एक क्या है, एक पर्वत का नाम है, एक पहाड़ का नाम है। तो पहाड़ या पर्वत ये क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है।
और एक पर्वत का नाम हिमालय है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आकृति का नाम का बोध होता हो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रहा है। तो हिमालय से क्या पर्वत के नाम का बोध हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम का, ये जो जिसको लगा हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 लीटर दूध दो। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के भेद का नाम बताना है। ठीक है, किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखिए 1 लीटर, 1 लीटर मतलब परिमाण आ गया, तो परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा बी पार्ट इसका करेक्ट। ठीक है, यह किसी वस्तु की नाप या तौल अथवा बोध कराता है, जैसे कि थोड़ा पानी, शेर भर दूध, कुछ पानी, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नामधातु क्रिया का प्रयोग। नामधातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? नामधातु क्रिया के प्रयोग की बात करेंगे तो देखिए नामधातु क्रिया क्या होता है, तो क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता हो उसे नामधातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बी ऑप्शन देखें, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, तो हथिया ली जो शब्द है ये क्या है, ये नाम धातु क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा ऐसा पुल्लिंग शब्द है जिसमें स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? तो यहाँ पे अगर हम देखें भेड़ा जो लिखा हुआ है, भेड़ा क्या है, भेड़ा में आ प्रत्यय लगा हुआ है और ये पुल्लिंग शब्द भेड़ा बनाया गया है। ठीक है, भेड़ से भेड़ा बनाया गया है, भेड़ शब्द में क्या है, बड़ा आ लगा के भेड़ा बनाया गया है, तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए पर किस कारक का परसर्ग है? पर की अगर बात करेंगे तो ये किस कारक के अंतर्गत आता है? तो पर जो होता है वो अधिकरण कारक का परसर्ग होता है। किसका? अधिकरण कारक का। ठीक है, अधिकरण कारक का क्या होता है, में पर, तो ये होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि कर्ता का परसर्ग क्या होता है, कर्ता का होता है ने। ठीक है, कर्म का क्या होता है, कर्म का होता है को, कर्ता ने कर्म को, कारण कारक का क्या होता है परसर्ग, ये इसका होता है से अथवा के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा करण के बाद फिर संप्रदान, संप्रदान का कारक क्या होता है, संप्रदान का कारक होता है को या फिर के लिए। ठीक है, संप्रदान के बाद आ जाता है आपका अपादान, अपादान का परसर्ग क्या होता है, अपादान होता है से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अपादान के बाद आता है आपका संबंध, संबंध कारक का परसर्ग होता है का, के, की, रा। ठीक है, रा, रे, री, ये सभी होता है। इसके बाद संबंध के बाद आता है अधिकरण, अधिकरण का कारक का परसर्ग क्या होता है, में अथवा पर। ठीक है, फिर आ जाता है संबोधन, संबोधन कारक का परसर्ग क्या होता है, तो संबोधन में हे लग जाता है, अरे लग जाता है और विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इतने जो कारक हैं, हिंदी में 8 कारक हैं और उन्हीं के जो है एक एक करके पूछा था, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। ठीक है, तीर्थ, तीर्थ शब्द क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, तीर्थ होता है। निम्नलिखित से प्रत्येक 4 विकल्पों में से मेल बेमेल शब्द को चिन्हित किया करना है। ठीक है, समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। अब अगर हम इसमें देखें तो किसी काम के परेशानियों को दर्शाता है, जबकि अगर हम खेद देखें इसमें तो खेद क्या है, किसी कार्य के संपन्न ना होने के बाद जताया जाता है। तो यही सारे अलग हैं, बाकी सभी सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना हो शब्द क्या बनता है? विचार में अगर इक प्रत्यय लगाएंगे तो वो शब्द बन जाता है वैचारिक, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए अमावस्या का विलोम बताना अगले प्रश्न में। अमावस्या का विलोम क्या होता है, अमावस्या का विलोम हो जाएगा पूर्णिमा, जो कि दिया गया है ए पार्ट में। ठीक है, कृष्ण पक्ष का विलोम क्या होता है, शुक्ल पक्ष हो जाता है, शुक्ल पक्ष। इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, प्रज्ञा, प्रज्ञा का विलोम जो होता है वो होता है अविवेक, अविवेक होता है। ठीक है, प्रज्ञा का विलोम क्या होता है, अविवेक होता है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं दोनों? पिनाकी और चंद्रमौली जो है ये दोनों महादेव यानी कि भगवान शंकर के पर्यायवाची हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीलकंठ, चंद्रशेखर आदि सभी जो है पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब इसमें तीनों शब्द जो दिए गए हैं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, इन सभी के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। विष्णु के पर्यायवाची में देखें तो अच्युत हो गया, जनार्दन हो गया। ठीक है, जनार्दन हो गया। विश्वम्भर जो है विष्णु का पर्यायवाची है, विश्वम्भर। इसके बाद विश्वरूप भी किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है। ब्रह्मा की बात करेंगे तो पितामह, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ। ठीक है, लोकेश, आत्मभू। इंद्र के पर्यायवाची की बात करेंगे तो पुरंदर, सुरपति। ठीक है, देवराज और बिडोजा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन। चलिए, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं होगा? किनारा का पर्यायवाची शब्द इसमें से अगर देखा जाए तट होता है। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए तट होता है किनारा का, मुहाना होता है, कूल भी होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो किनारा का पर्यायवाची तट, मुहाना, तीर किनारा के पर्यायवाची हैं। कूल की अगर बात करेंगे तो कूल नहीं होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, गाड़ी और गाड़ी शब्द में शब्द युग्म का अर्थ बताना। ठीक है, पहली वाली गाड़ी, दूसरी वाली गाड़ी का अर्थ क्या है? गाड़ी, पहली वाली गाड़ी का अर्थ होता है यान, मतलब ठीक है यान होता है, और दूसरा जो गाढ़ी है, गाढ़ी शब्द का अर्थ होता है गहरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यान और गहरी, ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? तर्क के द्वारा जो माना गया है उसको एक शब्द में कहते हैं तर्क सम्मत। क्या कहते हैं? तर्क सम्मत कहते हैं। ठीक है, तर्क संगत क्या होता है? तर्क संगत जो तर्क के आधार पर बात सही सिद्ध हो। ठीक है, तटस्थ क्या होता है? तटस्थ की बात करेंगे तो जो किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला। तकावी क्या होता है? तो किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकावी कहलाता है। ठीक है, तथेयों का सही संधि विच्छेद क्या है? तथेयों का संधि विच्छेद करते हैं तो तथा प्लस एव आता है, तथा प्लस एव होता है, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। इसमें किस प्रकार की यह संधि है? तो वृद्ध स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, इसमें अ और ए हो और ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बड़ा आ और ए मिलकर ए बन रहा है, तथेय बन रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर में कौन सा समास है? ठीक है, नीलांबर में अगर हम देखें तो नीलांबर में अगर देखते हैं तो नीलांबर में कौन सा समास होता है? नीलांबर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास। नीलांबर में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो यहाँ पे इसमें कर्मधारय भी समास होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। ठीक है, कर्मधारय भी समास होता है। इसमें क्या होता है कि समस्त पद क्या होता है? समान रूप से प्रधान होता है कर्मधारय में। ठीक है, और एक पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। तो नीला है जो अंबर, इस तरीके से इसका जो है समास विग्रह होगा। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन। अगर इसमें बहुब्रीहि होता तो बहुब्रीहि ही पहले लगाते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? उदाहरण, मिश्र वाक्य का उदाहरण बताना अगले प्रश्न में। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, तो सरल वाक्य हो जाएगा, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक सरल वाक्य होता है और दूसरा उसी पर आश्रित उपवाक्य होता है। महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, यह क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये डी पार्ट है, सरल वाक्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होता है, इसमें से अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह। ठीक है, उत्साह किसका होता है? वीर रस का। भय किसका स्थायी भाव है? भय जो है वो भयानक रस का है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। निर्वेद की अगर बात करते हैं, निर्वेद, तो निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, हास्य जो है ये हास्य रस का स्थायी भाव। और क्रोध की बात करते हैं तो क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारका वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए घटा शब्द 2 बार आया है और इन दोनों बारों का जो है अर्थ क्या है? अलग अलग है।
काली घटा मतलब यहाँ पे क्या, घटा का मतलब क्या है, बादल हो जाएगा। काली घटा मतलब काले बादल। का घमंड घटा मतलब घटा का अर्थ में यहाँ पे कम होना, मतलब घमंड कम हुआ। तो दो बार एक ही शब्द आया है, दोनों के अलग अलग अर्थ है, तो कौन से प्रकार का अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले में हमें मुहावरों को मिलाना है। ठीक है, गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ की हाँकना। ठीक है, तो एक का डी हो जाएगा। घड़ों पानी भरना मतलब कि लज्जित होना। गुस्सा पीना मतलब कि क्रोध दबाना। आवाज़ उठाना मतलब कि विरोध करना। तो इस प्रकार ये मिलान कर देंगे और आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए केशव द्वारा रचित, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है विज्ञान गीता। ठीक है, तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के रूप में केशवदास की साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं। वहीं रामचंद्र का राम के चरित्र पर आधारित काव्य है, जिसे केशवदास ने तुलसी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात्र में ही पूर्ण किया था। लेकिन अब यहाँ पे जो रचित है सभी हैं, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ अगर पूछा जाएगा तो आप विज्ञान गीता लगाइएगा। ठीक है, विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ। बाकी जो है रसिक प्रिया कवि प्रिया ये दोनों काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में लिखा गया है केशवदास के द्वारा। रामचंद्र का जो है राम के चरित्र पर आधारित काव्य है। तो इस प्रकार है तो सभी नहीं का, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ जब पूछा जाएगा तो विज्ञान गीता हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक आपको ये गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, सत्य की आराधना भक्ति है, भक्त सिर पर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है एक बार, फिर आपको जो है क्वेश्चन की तरफ चलना है। इस तरीके से वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, चिरस्थायी का विलोम क्या होता है, चिरस्थायी का विलोम होता है क्षणभंगुर, जो कि दिया गया है आपके डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ते हुए मार्ग, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आपको जो है सत्य का साक्षात्कार करें। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका ए पार्ट करेक्ट है। जब आप पढ़ेंगे गद्यांश तो निकल के आएगा आंसर ए पार्ट, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्व की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आंसर ए पार्ट निकल के आएगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। क्वेश्चन अब जीएस के देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है। ठीक है, तो स्तूप के अर्धवृत्ताकार जो है टीले की अगर बात करेंगे कि ऊपर देवताओं का निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है हर्मिका। ठीक है, हर्मिका ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हर्मिका जो है बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था और इसमें जो है त्रिस्तरीय छतरी या फिर छत्रावली जिसको कहा जाता है बनी होती है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, मंडी षड्यंत्र जो हुआ था उसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या है, तो आंसर इसका है बी ऑप्शन, गदर पार्टी। ठीक है, हिमालय के ये मंडी जो हिमालय के मंडी की जनता ने जो है, सॉरी हिमाचल में है मंडी ना, तो हिमाचल मंडी की जनता ने स्थानीय शासक और उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचार से तंग आकर 1914-15 में गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य भाई हिरदा राम थे। ठीक है, एक भाई हिरदा राम के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं।
राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो ये अनुच्छेद 175 के तहत कहा गया है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही मेल नहीं खाता है? ठीक, धरोही बांध माही नदी पर बंधा है क्या? उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर बंधा है, तो ये सही है। ठीक है, धरोही बांध गलत है क्योंकि धरोही बांध जो है साबरमती नदी पर, साबरमती नदी पर। अगला देखें, नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी पर, बिल्कुल सही। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, यह भी सही है। गलत कौन सा है? ए पार्ट गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आमलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? उसके नाम की बात करेंगे तो टार्टरिक एसिड हो जाए। ठीक है, कच्चे आमों में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एसिडिक एसिड जो है किस में मिलता है? सिरके में प्राप्त होती है। फॉर्मिक एसिड की बात करेगा तो आप मधुमक्खी या फिर चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड जो है ये कहाँ पाया जाता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील कितनी मील है? 16 मील लंबी है। चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये जो चोल झील है या फिर इसको चोल मंडलम झील कहा जाता है, इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था। 1014 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, तो इसने किया था। ठीक है, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। चलिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? भूदान आंदोलन का जो है प्रवर्तक थे विनोबा भावे, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने इस आंदोलन को 1951 में शुरुआत किया था। ठीक है, और एक ये जो है स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। उन्हें विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ना हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बताना, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कौन से सत्र में चलाया गया आंदोलन था? ठीक है, तो ये कौन सा सत्र था? तो ये मुंबई सत्र में हुआ था। ठीक है, चलाया गया एक आंदोलन था। अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालिया टैंक नामक स्थान पर किया गया। यहीं पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार किया था। ठीक है, और इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई वो 9 अगस्त 1942 को हुआ, और इसी को अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें से संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचार आता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की बात की गई है। ठीक है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है, और इसमें 5 प्रकार की रिटें जो है रिटों का जो है क्या है वर्णन है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा? तो वो अनुच्छेद है 75। अनुच्छेद 75 का एक कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है? तनामी रेगिस्तान की बात करेंगे तो ये कौन से देश में पाया जाता है? तनामी रेगिस्तान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन में ना होने के कारण ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस तनामी जो है ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप की बात करेंगे तो वह है द ग्रेट निकोबार द्वीप। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें से क्या हो जाए? कौन सी मानसून जलवायु है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है? साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वही जलवायु मिलती है
तो उस जलवायु का नाम है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या नाम है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? एक थोड़ी इनमें से अगर हम देखेंगे तो इसमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो HSBC वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक भी है, ICICI बैंक भी है। सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, जो कि ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। भारत की क्या स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए फेफड़ों के बाहरी आवरण परत को क्या कहा जाता है? फेफड़ों की बाहरी आवरण की परत को कहते हैं प्ल्यूरा, ठीक है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है फुफ्फुसावरण, प्ल्यूरा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, प्ल्यूरा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? इनमें से ये बताना है, ठीक है। पौधों का जो होता है नर प्रजनन अंग वो कौन सा होता है? तो पौधों में नर प्रजनन अंग, प्रजनन की क्रिया जो होती है उसको कहते हैं परागण। पहली बात, प्रजनन की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब पौधों में प्रजनन क्रिया पुष्प में होती है, ठीक है। पुष्प में नर और मादा यौन अंग होते हैं। नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्त्री प्रजनन अंग जो होता है उसको कहते हैं स्त्री केसर। चलिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न है। वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। इसकी शुरुआत हुई थी 1878 ईस्वी में वन विद्यालय के रूप में किया गया था। आरंभ में इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसके बाद 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। चलिए हाल ही में नवंबर 2024 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय किस समूह पर जो है केंद्रित था? तो ये केंद्रित रहा था बड़े बच्चों के ऊपर, ठीक है, बड़े बच्चों के ऊपर केंद्रित रहा था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए हाल ही में चर्चा में रहा पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क जो है ये कर्नाटक राज्य में मंगलुरु में स्थित है, जो कि पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत जो है उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर से 7 जानवर यहाँ पे नए लाए गए थे। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन सा होता है? CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। इसके 3 घटक में पहला कंट्रोल यूनिट आता है, दूसरा ALU और तीसरा मेमोरी आता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी अथवा स्टोरेज यूनिट। तो इस प्रकार 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 घटक होते हैं किसके? CPU के, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए कितनी भी संख्या में वर्णों के मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? वाइल्ड कार्ड वर्ण की बात करेंगे यहाँ पे तो कौन सा हो जाएगा? तो होता है एस्टीस्क का चिन्ह, ठीक है, एस्टीस्क का चिन्ह। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्टिक चिन्ह जिसको हम कहते हैं इस तरीके से दिया होता है, ठीक है, तो ये इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल या लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये किया जाता है मेल मर्ज के माध्यम से। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियां यानी रो अथवा कॉलम का ग्रिड होता है, और इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है। देखिए सेल वर्कशीट में क्या होता है? छोटे आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है, ये जहां हम डेटा दर्ज करते हैं। एक सेल, एक पंक्ति, एक और स्तंभ का जो है क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। प्रत्येक सेल को रो नंबर तथा कॉलम हेडर से पहचाना जाता है। तो वर्कशीट सिंगल पेज क्या होता है? जिसमें सेलों का क्या होता है? संग्रह होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? कीबोर्ड का जो केबल है कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो कंप्यूटर का USB पोर्ट जो होता है उसमें लगता है, ठीक है। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के USB पोर्ट पर लगाते हैं। USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि ये जोड़ने की व्यवस्था होती है और इसमें जो है
लगा के जो है काम किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए जो है उनका उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 71 का, तो इसका इस्तेमाल अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यहाँ पे अगर देखें तो किसी में नहीं दिया गया है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं OMR, ठीक है। OMR जो है स्कैनर प्रकाश सोर्स की सहायता से वर्ण और अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो OMR का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन नहीं है इनमें से, ये बताना। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो पाई है, ठीक है, लॉलीपॉप भी है, मार्शमेलो, कैंडी बीन नहीं है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, एंड्रॉयड 11 जो है इसको रेड वेलवेट केक के नाम से जानते हैं। कैंडी बीन जो है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करना है। ठीक है, विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो क्या होगा, और टास्क बार पर राइट क्लिक करें, विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर क्या होता है, रिफ्रेश होता है। ठीक है, टास्क बार पर राइट क्लिक अगर करते हैं तो उसके लिए जो है प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, मतलब गुण पर जाएंगे। विंडोज स्टार्ट बटन पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बंद करें या फिर साइन आउट करेंगे। तो इस प्रकार 73 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है, टास्क बार कहाँ होता है ये बताना। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 74 के अगर आंसर की बात करेंगे तो ये स्क्रीन के नीचे होता है। कहाँ पर होता है, स्क्रीन के नीचे होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करेंगे तो इसमें अधिकतम याद रखिएगा, स्प्रेडशीट को हम अधिकतम 400% तक जूम कर सकते हैं, 400%। ऑप्शन में कहीं नहीं है तो ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अर्पानेट, अर्पानेट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ये अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है, अमेरिकी रक्षा विभाग की एक शाखा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी अर्पा ने 1960 के दशक में उत्तरार्ध में विकास को वित्त प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी कि अर्पा नेट के विकास को वित्त पोषित किया था। इसका प्रारंभिक उद्देश्य था पेंटागन द्वारा पोषित अनुसंधान संस्थान को टेलीफोन लाइनों से जोड़ना था। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है इनमें से। तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम ऋण के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, खाते के लिए, खाते से नगद निकालना तो नगद नहीं निकाल सकते इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। खाते का विवरण देख सकते हैं, हाल ही के कार्य के विवरण देख सकते हैं, तो बाकी सारे से ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्रमशः कौन सा है। तो ईमेल भेजने के लिए हम सबसे पहले SMTP का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और POP3 जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल है। तो इस प्रकार ये दोनों याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। तो ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का लाभ ये लाभ में नहीं आता। बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, मनी का सक्रिय ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी समय अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही की बात करेंगे तो यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है ईमेल के माध्यम से। ठीक है, तो आंसर क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम देखेंगे यूपी स्पेशल।
स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर का नाम बताना है, तो उनका अगर हम देखा जाए तो नाम था सरोजनी नायडू। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहली गवर्नर थी जिनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम जो था 1937 से लेकर 50 तक रहा था। ठीक है, इसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। उसी तरीके से 24 जनवरी को 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीन क्षेत्र है। ठीक है, ये जागभुक्ति के नाम से प्राचीन नाम है, इसको जाना जाता था। चलिए, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल है 9। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया, तो पांचवा ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 9 सशक्त शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, ये याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से शहर और नदियां दिया गया है। सुल्तानपुर जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, भी सही है। मथुरा जो है बेतवा नदी किनारे बसा है, जो कि गलत है। मथुरा जो है यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कानपुर गंगा नदी किनारे बसा है, सही। ठीक है, यमुना नदी किनारे मथुरा बसा, आगरा बसा। ठीक है, तो इस तरीके, और बेतवा नदी किनारे जो है हमीरपुर जिला बसा हुआ है, हमीरपुर। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि, अभी ऊपर बात हो शस्य जलवायु क्षेत्र, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, 9 प्रकार की है संख्या। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो वो 2 नदी हैं केन और बेतवा नदी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना जो चलाया जा रहा है, 10 जिलों को लाभ होने की उम्मीद है। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ भारतीय तीर्थ केंद्र निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो काशी जो है ये गंगा नदी किनारे स्थित है। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए फेमस है? मुरादाबाद शहर को हम जानते हैं ताम्र बर्तन उद्योग के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। शीशा उद्योग के लिए हम फिरोजाबाद फेमस है। जरी उद्योग के लिए बदायूं, कैंची उद्योग के लिए मेरठ फेमस है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये बुलंदशहर का एक स्थान है, नरौरा, वहीं पर स्थित है। 1 नवंबर 1977 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह जो हुआ था, ये 1780-81 में हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, और वहाँ के राजा थे चेत सिंह, उन्होंने किया था, चेत सिंह। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ना होने से पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? राहुला लोक नृत्य से संबंधित क्षेत्र बुंदेलखंड है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड के प्रमुख कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे कि बधाई हो गया, राई नृत्य हो गया, सैरा नृत्य, बरेदी नृत्य है। ठीक है, कानड़ा नृत्य, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 93, क्षेत्र दिया गया, खनिज दिया गया। ठीक है, सोनभद्र से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? सोनभद्र से इनमें से चूना पत्थर निकलता है। इलाहाबाद से अगर देखा जाए तो शीशा बालू हो जाएगा। ललितपुर से तांबा, मिर्जापुर से नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो इस प्रकार ये मिलान के लिए आ जाते हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल की बात करेंगे तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, किस्सा राधा कन्हैया, इसके लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया जो एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम है नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अवध के नवाब थे। इन्हें ठुमरी गीत संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? संस्थान दिया गया है, जैसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद, बिल्कुल सही, गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर में, बिल्कुल सही। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? गोरखपुर, गलत, ये है वाराणसी में।
ठीक है, वाराणसी में। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस में जनसंख्या सबसे कम थी? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो महोबा में उस समय जनसंख्या कम थी, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सलखान जीवाश्म पार्क जो है आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है, तो ये सोनभद्र में हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सोनभद्र जिले का सलखान गांव है, वहीं के पास रावतगंज से 12 किलोमीटर दूर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा हुई है? बायोप्लास्टिक पार्क की घोषणा किया गया है, ये लखीमपुर खीरी जिले में बनाने के लिए। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में किस जिले के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बाराबंकी जिले में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने बाराबंकी के भगौली गांव में सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।